बोपराई से पूछूंगी जी कि आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि इस पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। देखिए मारिया जी, नमस्कार। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम अपनी आपत्ति जताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का अपमान किया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो भी स्वतंत्रता दिवस पे ऐसी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, हमारा ये मानना है ये खंडन के लायक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, आज तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक रूप में कोई कथन तो हुआ नहीं, कोई औपचारिक रूप से प्रपोजल तो हुआ नहीं। सो ये हम वैक्यूम पे इसका जवाब कैसे दें। तीसरी बात, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे 90 सेकंड का समय दीजिए। 21वें लॉ कमीशन का गठन प्रधानमंत्री साहब की सरकार ने किया था। उसका चेयरमैन जस्टिस BS चौहान को नियुक्त किया गया था, और उनकी फाइंडिंग्स, जो उनकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 2018 की, उसकी चंद फाइंडिंग्स हैं, मैं आपके दर्शकों के बीच में समक्ष रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, द टाइम इज नॉट येट राइप फॉर ब्रिंगिंग इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड is a very complex issue. India's diversity would be in peril if there is to be codified uniform law for all communities. UCC is constitutionally unviable. There are several parts of the northeast, जो northeast का tribal area है, वो भी हिंदू हैं। वहां तो CPC और CRPC और IPC भी नहीं अप्लाई करती, अब UCC कैसे अप्लाई करेंगे? आगे चलिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंदुओं के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट और द हिंदू मैरिज एक्ट कहीं ऐसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिन्हें ज्यादा दायित्व दिया जाता है, जिन्हें सक्सेशन एक्ट के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। सिमिलरली सिखों के, मैं अपने समुदाय की बात करना चाहूं, हमारे में जब शादी का होता है मसला या बाकी चीजों का पर्सनल लॉस का होता है, तब आनंद मैरिज एक्ट होता है। क्या इसका मतलब कि सिखों से भी आप उनका आनंद मैरिज एक्ट छीनेंगे? तीसरा मुद्दा, पारसीज। जहां तक पारसीज का सवाल है, पारसीज के सेपरेट लॉज हैं अडॉप्शन के लिए, तो ये पारसीज को अफेक्ट करेगा। जहां तक क्रिश्चियनिटी की बात है, क्रिश्चियनिटी के अपने पर्सनल लॉज हैं, इनहेरिटेंस के, अडॉप्शन के, सक्सेशन के। क्या इसका मतलब कि आप क्रिश्चियंस की पर्सनल ऑटोनॉमी और पर्सनल लॉज को भी आप खत्म करना चाहेंगे? ये सारे मुद्दों को नजर माइंड में रखते हुए लॉ कमीशन का फाइनल कंक्लूजन ये थी कि हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है मारिया जी, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की तरह है जहां भिन्न भिन्न फूल है। हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उन्हें हमें सेलिब्रेट और एम्पावर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, और मैं बड़े बड़े दुख से कह रहा हूं मारिया जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान का बंटवारा करती है, हिंदू मुसलमान के को 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस में कहा, when more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India. This is the Supreme Court in 1995. इस पे थोड़ा सी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं एक और जजमेंट है उसके बारे में बता दूं आपको, उसके बाद आप आ जाइएगा। लिली थॉमस केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 एफिडेविट्स जो अगस्त और दिसंबर 1996 का है, had said it would take steps to frame, in fact the government of India had said then that it would take steps to frame a uniform code only if the communities which desired such a code approach the government and take the initiative. And again it was about Muslim community not being ready, and this is the argument जो 1955 से चल रहा है। तो कब तक पहले मारिया जी, आपको और आपके दर्शकों को ये चीज जरूर अपने मन में रखनी पड़ेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों की पर्सनल राइट्स को नहीं ब्रिज करता, हिंदुओं की राइट्स को ब्रिज करता है, ट्राइबल्स की राइट्स को ब्रिज करता है, नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी समुदाय हैं उनको अफेक्ट करता है, जो 6th शेड्यूल है हमारे संविधान का उसको खत्म करता है। तो केवल इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी से मत देखिए। कहीं ऐसे हिंदू कास्ट हैं, ट्राइबल कास्ट हैं जिनके अपने सेपरेट कस्टमरी लॉज है और उसे प्रायोरिटी दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 24, 25, 26, 29, 30 ये भी आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज को अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करने का इनको ऑप्शन दिया गया है।
और जो आपने जजमेंट लिली थॉमस की भी अभी जिसका वेरवा दिया है, वो भी कहता है कि अगर समुदाय आगे आ पाए और कहे तो तब बात कंसिडर की जा सकती है। मित्र फिर से गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु, जो यूसीसी का प्राविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 44 है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी। आई रिपीट, इट इज नॉट मैंडेटरी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जहां तक यूसीसी का सवाल है, ये केवल एक धर्म विपक्ष या एक धर्म के मद्देनजर रखते हुए नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुओं को भी अफेक्ट करेगा, सिखों को भी अफेक्ट करेगा, मुसलमानों को भी अफेक्ट करेगा, पारसीज को भी अफेक्ट करेगा और क्रिश्चियंस को भी अफेक्ट करेगा। तीसरा बिंदु, क्या भारत सरकार ने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की? चौथा बिंदु, क्या सरकार से ओर से कोई औपचारिक, आई रिपीट, क्या सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव आया है? नहीं। पांचवा बिंदु, भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शनों से पहले ये ऐसे शगुफ्ते चलाती है सो दैट वो देश की जनता को पोलराइज कर सके। अब देखिए 11 साल हो गए हैं, देश की जनता मोदी जी और मोदी जी की सियासत से वाकिफ है। सो जहां तक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उस पर भाजपा बात ही नहीं करती। तो गुमराह करने के लिए, देश का विभाजन करने के लिए, कम्युनिटीज को जाति और धर्म के नाम पे सेपरेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव तो आने दीजिए पहले आप, लेकिन उसके बाद ही तो हम टिप्पणी करेंगे। क्या वैक्यूम में टिप्पणी करने लग जाएंगे? अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये सेक्युलर कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अभी तक जो कोड है वो कम्युनल लाइंस पर है, तो ये तो प्रोग्रेसिव आइडिया हुआ ना, तो फिर आप उसको कैसे उसका विरोध कर सकते हैं? ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ कि जो इतने सालों से, इतने डेकेड से जो कॉन्स्टिट्यूशन और कोड चल रहा है, क्या वो कम्युनल है? ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज की राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गज नेताओं ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता। चलिए, और तीसरा बिंदु, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिकलिटी की बात करिए। क्या आप 6 शेड्यूल को रिडंडेंट बना देंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल है उसे रिडंडेंट बना देंगे। मारिया जी, मैं 15 सेकंड नॉर्थ ईस्ट की उनको रिडंडेंट बना देंगे। मारिया जी, जिनने देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया वो विभाजन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया। सीधा सवाल है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? आदिल जी अगर ये कह रहे हैं तो वो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं। 70 सालों तक बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट नहीं किया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। और खुद उत्तराखंड असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल स्टैंड लेती है कि हम यूसीसी के पक्ष में। तो आज तुष्टीकरण के लिए आदिल जी गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और जॉब्स के बारे में बात करें, मैं खुला चुनौती देता हूं मारिया जी, आप डिबेट करिए जॉब्स के। मैं आदिल जी को बताऊंगा कि किस तरीके से बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस से कम है। आज अर्बन एम्प्लॉयमेंट का डेटा पॉइंट आया है जो बताता है कि इट इज मच लोअर देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये मैं कहना चाहता हूं। तो आदिल जी, इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो जाइए। आदिल जी, बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े हो जाइए। मेरा आपसे नहीं है, आपने यूसीसी नहीं इंप्लीमेंट किया। शाहबानों के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करा था आपने, देश ने देखा है। तुष्टीकरण मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपनी कुछ वोटों के लिए। गुमराह कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों अपने अपने वोट बैंक को अपील कौन सा वोट बैंक? में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को बता दीजिए आर्टिकल 44 की धारा हटवा दीजिए। क्या बाबा साहब अंबेडकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे? ये आपका सवाल आदिल सिंह बोपराई से, व्हाई आर यू डाउटिंग द इंटेंशन और द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट? आप मंशा पे क्यों सवाल उठा रहे हैं आदिल? मारिया जी, पिछले 11 सालों से जो देश में हुआ है, क्या किसी से छुपा है? किसानों के साथ क्या किया था, तब भी वाजपेयी साहब कह रहे थे जी, क्या इसमें अपनी मंशा, सरकार की मंशा देखी? किसानों के साथ कितना धक्का हुआ, नौजवानों के साथ कितना धक्का हुआ है, अग्निवीर स्कीम में कितना धक्का हुआ है। ये सारे मुद्दे ये हमारे देश के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी निर्णय पहले लेता है, चर्चा बाद में करता है। ऐसे लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र में पहले कंसल्टेशन होती है, फिर कंसेंसस बिल किया जाता है और फिर फैसला लिया जाता है। अब वक्त बिल का ही देख लीजिए। एक मिनट, मैं आपको उदाहरण के तौर पर, नहीं, सहयोगी दल का भी स्टैंड सुन लीजिए ना, ये सुन लीजिए। सॉरी, ये कोई स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है। मारिया, कैन आई कमेंट प्लीज? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो हाल ही का सेशन हुआ था वक्फ बिल, वक्फ बिल में भी क्या हुआ? भारत सरकार बिल लेके आई,
विदाउट कंसल्टेशन बिल लेके आई, रेलेवेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया गया। ऐसे देश नहीं चलता। हम कोई ऑटोक्रेटिक देश नहीं है कि आप निर्णय लो और फिर पूरे देश पे वो निर्णय थोपो। नहीं तो आपका मानना है आदिल कि बहस होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन आप मेरा मानना है इन प्रिंसिपल इस बिल इस इशू के अगेंस्ट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जस्टिस चौहान की 2018 की रिपोर्ट है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो फंडामेंटल चैलेंजेस हैं देश के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसका बड़े अच्छे तरीके से उल्लेख किया है। मैं वाजपेयी साहब को भी और भंडारी साहब को भी जो उनकी रेलेवेंट फाइंडिंग्स है भेज दूंगा। ये केवल मुस्लिम सेंट्रिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हिंदुओं के लिए इसका नुकसान है, मारिया जी जो नुकसान है, मारिया जी ऑटोक्रेटिक देश कब मेरे हिसाब से वो उनका इंडिविजुअल सजेशन है। हम लोग हर स्टेक होल्डर से बात करते हैं और निश्चिंत रहिए आप, हम सबसे बात करके कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर इन स्पिरिट लॉ में कमीशन 22वां लॉ कमीशन ने सभी से बात किया है, सभी से सजेशंस लिया है मारिया जी, ऐसी बात नहीं है, वो ले लिया है, लेकिन जो सजेशंस आए हैं और उस पे वाकई में उसको प्रोसीड करना चाहिए, उसका ड्राफ्ट बनकर के आ जाए तब हम देते हैं लाल किले से। अब उसके बाद कंसल्टेशन होगा, बातचीत होगी, डिबेट होगी और बेस्ट पॉसिबल जो ड्राफ्ट होगा वो तैयार होगा। चला था जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करी थी और सलमान खुर्शीद जी बांग्लादेश जैसी स्थिति इस देश के अंदर चाहते हैं, MS स्वामीनाथन कमेटी की एक भी रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं इंप्लीमेंट करी थी। अग्निवीर के लिए जब हम स्टेट उड़ीसा असेंबली के अंदर रिजर्वेशन लाए थे, कांग्रेस पार्टी अपोज करी थी। उड़ीसा में अग्निवीर के अगेंस्ट रिजर्वेशन और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ते रह गए किसान, क्योंकि उनका मुआवजा दे दीजिए, मुआवजा तक नहीं दे पाए और दलितों के फंड को कर्नाटका के अंदर छीन के इससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी ले रहे। पे बात करेंगे मोनोपोली इस देश में कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार की नहीं है। हमने 19 लाख स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया है इस बिल लाने के पहले, 19 लाख स्टेक होल्डर से जब हम लेके आए और भी कंसल्ट करने वाले हैं। चीखले चिल्लाने से सत्य नहीं बनता। मुद्दा ये है चौहान की कमीशन की फाइंडिंग्स को पढ़िए और उस पे चर्चा करें। मैं आपसे कह रहा हूं आदिल जी आप यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में? सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके हिसाब से यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में? क्या कोई फॉर्मल प्रस्ताव आया है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपका स्टैंड क्या है? आपकी सरकार ने कोई फॉर्मल प्रस्ताव, हम यूसीसी के इंटेंट हमने लाल किले से बताया, आपसे यूसीसी के साथ में कि विपक्ष में? ब्रदर मेरी गल सुन लो, जब तक कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आता, जब तक कोई फॉर्मल प्रस्ताव नहीं आता, कोई भी मेरे को आपसे उम्मीद नहीं आदिल जी ज्यादा, क्योंकि आप शाबानों के वक्त में भी महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए थे, महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए थे, ठीक है कोई बात नहीं। यूसीसी का सवाल है, जस्टिस चौहान की लॉ कमीशन, मतलब आप अपने पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट है जो 2023 उत्तराखंड असेंबली में लिया था? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनवाइबल। 6 शेड्यूल की बात करें, मतलब ये बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब ये कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी धारा डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनवाइबल है, मतलब ये बाबा साहब अम्बेडकर के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मैं शॉक्ड हो गया हूं आदिल जी, आदिल जी इतना घमंड।